क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है? अगर हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहाँ रोका है? हाल ही में महिला शक्ति अधिनियम पारित हुआ है संसद में, वो क्या है? इन सबको समझने के लिए आज हम समझेंगे कि संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा क्या है। हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। आज का टॉपिक है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था, पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। वेरियस प्रोविजंस बोरो फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज ये भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा जो अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 368 में दिया है, पार्ट 20। कमेंट में बताएंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो किस कंट्री से बोरो किया है, कमेंट में बताएंगे। हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो ना ही इतना फ्लेक्सिबल है लाइक ब्रिटेन, और ना ही इतना टफ है लाइक अमेरिका। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने दोनों का एक मिक्सचर अडॉप्ट किया है कि ना ही इतनी आसानी से बिल को पास किया जाता है, ना ही इतना टफ है बिल को पास करना। तो अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, इट इज ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। ये याद करिएगा। आर्टिकल 368 में हमारा जो आर्टिकल 368 ग्रांट करता है पार्लियामेंट को, पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। बट दूसरी तरफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको छोड़ के पार्लियामेंट संविधान के किसी भी अधिनियम में संशोधन कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कौन से अमेंडमेंट से आया था, कौन से केस से आया था? तो ये देखिए केशवानंद भारती केस एक हुआ था 1973 में, वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वो वेरियस केसेस होते हैं, उन केसेस में जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में कई सारे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट है अलग अलग केसेस में उनको बेसिक स्ट्रक्चर बताते चला गया। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, कितने प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं? तो हमारा जो है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट है, आर्टिकल 368 में बेसिकली टू टाइप्स दिए हैं, बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी। बाकी जो आपका जो अमेंडमेंट है ना, वो अलग अलग आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, लेकिन 368 में आपका जो है दो ही दिया है। तो हम कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट। कोई बिल अगर पास करना है सिंपल मेजोरिटी से, तो उसमें क्या होता है कि 50% +1 मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में कि इसमें टोटल मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट कंसेंट में क्या होता है? इसमें स्पेशल मेजोरिटी स्टेट कंसेंट में, थर्ड वाले केस में क्या होता है कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। और साथ में ही स्टेट कंसेंट भी चाहिए होता है। जो स्टेट कंसेंट होता है वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, मेजोरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। तो ये याद रखिएगा कि कितने प्रकार के? सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट कंसेंट। प्रोसीजर देखेंगे अमेंडमेंट का कि अमेंडमेंट होता कैसे है। तो बिल जो है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होता है तो पहले बिल आता है। तो बिल को किसी भी हाउस में, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस में उसको इनिशिएट कर सकते हैं। एंड लेकिन ये अलग है, स्टेट लेजिस्लेशन में, मतलब जो राज्य की विधानसभा है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं आता है। तो पार्लियामेंट में आ सकता है, आइदर किसी भी हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा। बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती प्रेसिडेंट की, ये बात याद रखिएगा। तीसरी चीज़, बिल को जो है दोनों ही हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मीन्स दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेक्स्ट क्या है कि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, उनको सेपरेट बिल को पास करना होगा। लाइक जब लोकसभा में अगर इनिशिएट होता है तो लोकसभा में अलग से पारित होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, और उसके बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी ये सेम स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो इसमें इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ये रिमेंबर है, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोसेस नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड एनी जॉइंट सिटिंग, तो आपका आंसर होगा नो। जॉइंट सिटिंग किसमें होता है? केवल ऑर्डरनी बिल में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होगा, मनी बिल में नहीं होगा, केवल ऑर्डरनी बिल में जॉइंट सिटिंग होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होता है आपका जो है जॉइंट सिटिंग का जो हमने प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया है, कौन से कंट्री से लिया है? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये चीज़ रिमेंबर रखिएगा। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा संविधान संशोधन ला रहा है, अमेंडमेंट बिल ला रहा है जिसमें हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस करना है, तब उस केस में जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी विद सिंपल मेजोरिटी कंसेंट लेना होगा। ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है।
है। उसके बाद आफ्टर रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसको बिल को पास करना ही करना है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को होता है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब वो वापस नहीं दे सकता संसद को कि पुनर्विचार करिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उसको प्रेसिडेंट को जो है साइन करना ही करना है। ऑर्डिनरी बिल में होता है कि प्रेसिडेंट अपने पास रख सकता है, उसको वापस सदन को लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। एंड मनी बिल के केस में क्या था, मनी बिल में भी जो है आपका विद होल्ड कर सकता है बट रिटर्न नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को पास करना ही करना है। ऑर्डनरी बिल को रोक सकता है, मनी बिल को रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। एक फैक्ट और याद रखिएगा, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1970 बनाया था, उसने मैंडेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट को कि उनको एसेंट करना ही करना है, मतलब सिग्नेचर करना ही करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। उसको ना रोक सकते हैं ना ही उसको वापस कर सकते हैं। अब अगर हमने देख लिया कि सिंपल मेजोरिटी क्या आती है, दैट इज ए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी देख ली। देखेंगे कि सिंपल मेजोरिटी में जो अमेंडमेंट होते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, उसमें उसके एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से, जैसे कि एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2 हमने जैसे बात किया था। आर्टिकल 2 को अगर अमेंड करना है तो उसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, कोरम याद रखिए कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 100 में है कोरम की जब बात करेगा। सेकंड शेड्यूल में अगर कोई अमेंडमेंट करना होगा तो सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट करना वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। सिक्स्थ शेड्यूल में करना हो डिलिमिटेशन की बात आएगी, उसमें भी आपका जो है सिंपल मेजोरिटी से ही होगा। यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर उसमें अमेंडमेंट करना हो तो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा कि सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से प्रावधान दिए हैं। फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल बिल में भी आपको जो है सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा फाइनेंशियल बिल का भी। तो ये यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इनको आप देख लेना, ये कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें अगर पार्लियामेंट बिल लाता है तो वो सिंपल मेजोरिटी से ही उसे पास किया जा सकता है। अब देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से प्रावधान है। तो पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशन इंटरेस्ट। अगर पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के कुछ प्रोविजन में अगर अमेंडमेंट करना चाहता है इन 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 कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होगा। उस पर मैंडेटरी है पार्लियामेंट का अमेंडमेंट करने के लिए। आर्टिकल 368 में हिसाब से लिखा हुआ है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में भी स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होगा अमेंडमेंट। तो ये चीज़ ये नंबर रखेगा कि स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से हैं। अब देखेंगे हाफ ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट्स किस कौन से प्रोविजन में लेना होगा। तो इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया, इसमें अगर संसद हमारा कोई अगर अमेंडमेंट लाता है, कोई संशोधन लाता है, तो उस केस में क्या होगा कि इनको स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द कंसेंट उनको लेना ही होगा। जैसे आर्टिकल 54 इलेक्शन प्रेसिडेंट की बात करता है, अगर इसमें संशोधन करना है तो स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट लेना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, अगर इसमें कुछ संशोधन करना है संसद को, तो भी इनमें स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेना होगा। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लेना कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल में अगर कुछ रेटिफिकेशन करना है पार्लियामेंट को, तो उसमें भी उस केस में भी जो है हाफ ऑफ द कंसेंट लेना होगा पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के केस में भी 124 के केस में भी और 214 के केस में भी अगर अमेंडमेंट करना है पार्लियामेंट को, तो उसमें हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेना होगा। आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो है पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बेसिक स्ट्रक्चर में जो भी प्रोविजन है उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, बाकी समय वो अमेंडमेंट कर सकता है विद हेल्प ऑफ आर्टिकल 368। तो होता क्या है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट आता है 1951 में, उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट रूल करता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को भी इंक्लूड करते हुए जो हमारी संसद है वो किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये रूल कर देता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है हमारी 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964 लेकर आती है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पुनः से याचिका डाली जाती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रूल करता है इन गोलकनाथ केस 1960। ये जो केस होते हैं ना, जैसे कि गोलकनाथ केस हो गया 1967, इनको ऐसे याद रखिएगा कि मतलब कि गोलकनाथ केस में क्या हो, केस में केशवानंद भारती केस में क्या हो, आगे और केस आएंगे तो इनको केस को याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है ना कि गोलकनाथ केस 1967 में रूल करता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट एवरेज अमेंड पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है। ये गोलकनाथ केस 1967 में जजमेंट दिया था। तो पार्लियामेंट इसको देख के रिएक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को ऑफ गोलकनाथ केस के 1967। एंड होता क्या इसके बाद से पार्लियामेंट ने 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर आती है। उसमें क्या होता है कि डिक्लेयर पार्लियामेंट हैज पावर टू एवरेज और टेक एनी ऑफ द
फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 360 पार्लियामेंट संसद जो है हमारा वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास शक्तियाँ हैं कि वो आर्टिकल 368 के प्रोविजंस को भी अमेंड कर सकता है। ये 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में लेकर आया था पार्लियामेंट ने। अब जब 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही फेमस केस होता है केस नंबर भारती केस 1973। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए। उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट जो था उसको रूल कर देता है जो गोलकनाथ केस में किया था 1957 में। और उसमें अब क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट की अपहोल्ड वैलिडिटी ऑफ द 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ, पार्लियामेंट कैन एवरेज और अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टेट एंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360 बट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ना बेसिक स्ट्रक्चर का जो है प्रोविजन जो है वो इनिशिएट होता है। तो एग्जाम में वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस के थ्रू आया था, तो केस वन भारती केस 1973 रिमेंबर रखिएगा। जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो पार्लियामेंट फिर से रिएक्ट करती है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 फिर से लेकर आती है पार्लियामेंट। उसमें क्या होता है कि उसमें पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया होता है कि कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंट पावर को, वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है और उसका अमेंडमेंट जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स में भी अगर वो अमेंड करती है तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट अगेन इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 76 को नल एंड वाइड कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स जुडिशियल रिव्यू। अपनी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड कर देता है और अपहेल्ड करता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ओवररूलिंग पावर है वो 137 में दिया है कि रिव्यू ऑफ द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेता है ना उसको पुनः से विचार कर सकता है, पुनः से उसमें संशोधन कर सकता है, उसको अपने अपने जजमेंट को पलट सकता है। तो वो किस में दिया, आर्टिकल 137 में, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से वेरियस अमेंडमेंट है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वन लाइन में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, इवन तो पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो ये कुछ जो अमेंडमेंट बता रहा हूँ इनको आप याद रखिएगा और उसको रिवीजन करिएगा, मैक्सिमम रिवीजन करिएगा। इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं बट 3-4 बार आप देखोगे ना तो लर्न हो जाएगा। तो ये जो अमेंडमेंट है वो बता रहा हूँ, उनको एज इट इज याद करिएगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951 में। उसमें क्या होता है, 9th शेड्यूल जो है ना उसको टू प्रोटेक्ट द लैंड, 9th शेड्यूल को लेकर आते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1951 एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म। तो याद रखिएगा हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। तो 9th शेड्यूल किसके थ्रू जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 रिमेंबर है। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में क्या था कि इसमें जो है दादरा और नागर हवेली को इसको इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। 12th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में गोवा, दमन और दीव को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 था उसमें सिंधी जो लैंग्वेज थी ना उसको 15 लैंग्वेज के रूप में 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में क्या हुआ था कि सिंधी लैंग्वेज को 15 लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 8 शेड्यूल में। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट की जो एसेंट जो पावर है उसको कंपलसरी कर दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे उसको असेंट करना ही करना है, साइन करना ही करना है। तो ये कौन सा था प्रावधान, अभी हमने पीछे देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनको वो वापस नहीं कर सकते हैं, ना ही विदहोल्ड कर सकते हैं, उनको कंपलसरी है कि उस पर साइन करना ही करना है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। 25th आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी था, 7 फंडामेंटल राइट हैं जिसमें अब 6 हैं। 7th वाला जो है राइट टू प्रॉपर्टी उसको रिपील कर दिया। तो इसमें कुछ लिमिटेशन थी, कुछ विद लिमिटेशन के साथ। 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1975। इसमें सिक्किम को फुल फ्लैश कर स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 सिक्किम हैज़ गिवन द फुल फ्लैश स्टेट। तो आपको याद रखना है कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है। इसमें काफ़ी सारे प्रोविजन से अमेंड किए गए थे, तो इसलिए इसको एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा 32 आर्टिकल क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू कौन कौन से प्रोविजन अमेंड किए गए थे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वर्ड जो है हमारे, जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, उसको प्रेम्बल में ऐड किया गया था। दूसरा देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय द सिटीजन्स, पार्ट 4A जो हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको जो रसिया से लिया गया है उसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया कि वो कैबिनेट की सलाह पे के लिए वो बाउंड होंगे। नेक्स्ट कहता है मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बियॉन्ड द जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल स्क्रूटनी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को दूर रखा गया। नेक्स्ट कहता है एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बीपीएसपी में ना आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। एंड 43A वो क्या था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, उसको भी इसी संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया था। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे जो 5 सब्जेक्ट हैं फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे उनको ट्रांसफर किया गया फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन से वो 5 थे वो सब्जेक्ट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनको जो है कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया था विद द हेल्प ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट देखेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड मेड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी वो विद रिटन, अगर कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन देता है तभी प्रेसिडेंट जो है उसको नेशनल इमरजेंसी को घोषित करेगा। नेक्स्ट क्या था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ही राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया फ्रॉम फंडामेंटल राइट और उसको लीगल राइट में ऐड किया गया 300A। 21 and 20 right to life and property, right to life and personal liberty, and 20 right protection and conviction कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसको भी अमेंड किया गया कि नेशनल इमरजेंसी में सारे आर्टिकल्स, सारे फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी स्टॉप हो जाएंगे बट एक्सक्लूडिंग आर्टिकल 21 एंड 20। नेक्स्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, इसमें क्या था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो हमारा वोटिंग एज है वो पहले हमारा 21 था, उसको लोअर किया गया 18 किया गया, 21 to 18। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। नेक्स्ट है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये आर में भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया पंचायती राज को, और 11 शेड्यूल को ऐड किया गया फॉर पंचायती राज, और इसमें 29 आइटम्स को, 29 वर्ड्स को इसमें ऐड किया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या था, इसमें पार्ट 9A को ऐड किया गया। पार्ट 9A क्या था कि हमारा नगर निगम की बात करता है, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, और 12 शेड्यूल को ऐड किया गया जिसमें 18 आइटम्स थे। तो ये याद रखिए कि इसमें आइटम्स भी पूछते हैं कि जो हमारा 11 शेड्यूल है वो इसमें कितने हैं, 29 है, और जो 12 शेड्यूल है 18 आइटम्स है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा कि 73rd पंचायत की बात करते हैं, 74th म्यूनसिपैलिटीज की बात करते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या था कि एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको 10 शेड्यूल में जोड़ा गया था बाई 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 10 शेड्यूल को ऐड किया गया था। 86 क्या था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। 21A ऐड किया गया, एजुकेशन टू 16 to 14 ईयर्स कंपलसरी कर दिया गया, फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया। 45 में कुछ DPSP में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, एजुकेशन को 0 to 6 ईयर कंपलसरी कर दिया गया। 51A जो ड्यूटी थी सिटीजन की जो ड्यूटी थी उसमें 6 to 14 ईयर को पेरेंट को मतलब कंपलसरी कर दिया गया कि मतलब आपके बच्चों को 6 to 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन देना ही देना है। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें क्या था कि जो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद में प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके जो टोटल नंबर जो मंत्रियों के होंगे वो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से अधिक नहीं होंगे। मीन्स यही स्टेट असेंबली में भी, यही विधानसभा में भी है। बट नंबर ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट असेंबली में एक प्रोविजन अलग से है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन स्टेट शैल नॉट लेस देन 12। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है, उसमें क्या होता है कि 4 मोर लैंग्वेज, जो हमारे 7 शेड्यूल है उसमें 4 मोर लैंग्वेज को ऐड किया जाता है। कौन कौन से? बोडो, डुगरी, मैथिली, संथाली, और इनको ऐड करने के बाद 22 लैंग्वेज हो जाती है हमारे 7 शेड्यूल में। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोनकड़ी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया जाता है 7 शेड्यूल में। और याद रखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि मणिपुरी किस संविधान संशोधन के थ्रू 7 शेड्यूल में ऐड किया गया, तो याद रखना 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और 21st आपको बताइए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सिंधी को जोड़ा गया। देखिए बेसिकली हमारे संविधान में जो शुरुआत में 7 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थी, उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसको सिंधी को जोड़ा जाता है, 15 हो जाती है। फिर 71st में 1992 में मणिपुरी, कोनकड़ी, नेपाली,
फिर उसके बाद 92nd में 4 मोर बोडो, डुगरी, मैथिली, संथाली, इन सबको ऐड किया था 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज पे, ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड रिसेंट में मिजोरम असेंबली ने भी बिल पास किया है कि उनकी भी लैंग्वेज को एज ए 23rd लैंग्वेज को ऐड किया जाए 7th शेड्यूल में। नेक्स्ट देखेंगे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाता है किसको, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा आर ओ एरो में। देखिए ये कहना मंडे एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीधे सीधे बहुत कम पूछे जाते हैं, बट आर ओ एरो पीसेस में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन को, ओबीसी को। नेक्स्ट देखेंगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो 10% जनरल कोटा है ईडब्ल्यूएस का, वो उसको ऐड किया गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। जो हमारा लोकसभा और जो विधानसभा में जो SC ST का रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है टिल 2030। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। एंड जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, वो है 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें क्या है, इसको एक और लैंग्वेज से जाना जाता है कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसमें क्या है कि जो 33% है, 1/3 रिजर्वेशन अब वुमेन को भी दिया जाएगा लोकसभा और स्टेट असेंबली, विधानसभा में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि क्वेश्चन आने वाला किसी भी एग्जाम में आ सकता है। रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि वो कौन से संविधान संशोधन के तहत अब महिलाओं को भी 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा और स्टेट असेंबली में। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। और अभी एक अमेंडमेंट पार्लियामेंट में चल ही रहा है, अभी कमिटीज़ के पास उसका रिव्यू किया जा रहा है। वो कौन सा है कि 130 अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉन डिटेंशन के ऊपर ये बिल लाया जा रहा है। जब ये पास हो जाएगा तो ये बन जाएगा। अभी ये संसद में कमिटी के पास है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई क्यूरी हो, कुछ कोई भी क्वेरी हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप करिए। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या डाउट है, उसको हम सॉल्यूशंस का बताएंगे। और क्वेश्चन को जरूर करिएगा, इसमें आपका ना प्रैक्टिस होगा कि हाँ आपने मतलब आपने चीज़ें लर्न करी हैं कि नहीं लर्न करी हैं। और इसको 2 3 4 बार क्लास को देखिएगा तभी याद हो पाएगा। और कोई भी कुछ भी वर्ड्स नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, उसको हम समझा कोशिश करिएगा कि क्लास को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिएगा। देखिए रिवीजन से ही चीज़ें लर्न होंगी। और आपके जो फैक्चुअल जो एग्ज़ाम में जो फैक्ट्स आते हैं उनको बिना लर्न किए आप जो है एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। तो क्लास को कई बार देखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।